हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BESC 134 ब्लॉक 3 यूनिट 9 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि इसलिए कंडक्ट करवाई जाती है ताकि हमारे नॉलेज एंड विजडम का एडवांसमेंट हो सके, बेटरमेंट आ सके। ये चीज़ें हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम आते हैं एजुकेशनल रिसर्च पे। तो सबसे पहला इसके अंदर जो बताया गया वो है कंसेप्ट एंड मीनिंग। अब एजुकेशन रिसर्च का अगर हम साइंटिफिक हम बोल सकते हैं कि एक साइंटिफिक रिसर्च होता है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को शेप करती है या अल्टर करते हैं, मतलब उसमें चेंजेस लेके आती है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक लॉ के फॉर्म में हो सकते हैं कि लॉस नए बना दिए, थ्योरी नए बना दिए, या प्रिंसिपल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड इनफैक्ट इसका पर्पस ये भी होता है कि जो भी अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर होता है जिसका हमें पता नहीं है एक्चुअली, बट वो बिहेवियर एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में डिटेल्स देना या उन सवालों का जवाब देना जो कि एग्जिस्ट तो करती है बट लोगों ने उतना जल्दी उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है। ठीक है, इनफैक्ट द रिलेशनशिप जो होती है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, इनफैक्ट स्टूडेंट्स के बीच में आपस में, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके 10 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है अटेम्प्ट टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम, मतलब इसका अटेम्प्ट होता है कि ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है एजुकेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा इसके अंदर में बहुत सारे डाटा होते हैं जो या तो प्राइमरी सोर्स से बिलोंग करते हैं या तो सेकेंडरी सोर्स से बिलोंग करते हैं। तीसरा, या तो एम्पेरिकल बेस्ड होता है या ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो सकता है कि आप अलग अलग वे में कंडक्ट करवाते हो राइट रिसर्च, तो वो किसी भी वे में हो सकता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर आप पूछ के डायरेक्ट सवाल ले रहे हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। नेक्स्ट इज डिमांड एक्यूरेट, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन होता है ना, अगर हम ऑब्जर्वेशनल मेथड की यूज़ कर रहे हैं तो हम एकदम एक्यूरेट या प्रिसाइज वे में, मतलब फोकस करके पूरा डिटेल्स में ऑब्जर्व करेंगे उसको। ठीक है, इसके अंदर में ये बहुत रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरी है कि हम ध्यान से उस चीज़ को देखकर। ठीक है, इनफैक्ट इसका जो एम्फेसिस होता है, मतलब इसका मेन दबदबा होता है जनरलाइजेशन की ओर, कि किस तरीके से हम जनरलाइज कर सकते हैं थ्योरीज को प्रिंसिपल्स में, ये सारी चीज़ें, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। देन द नेक्स्ट इज़ कि हमारा एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि हम रिसर्च को कंडक्ट करवा सके, अलग अलग टूल्स को यूज़ कर सके, इनफैक्ट बेटर टूल्स को यूज़ कर सके एंड डाटा कलेक्ट कर सके। बिकॉज ओब्वियसली डाटा कलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना अच्छा डाटा या फिर जितना बेटर क्वालिटी के डाटा आपको मिलेंगे उतना ज़्यादा आपका रिसर्च पॉजिटिव होगा, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो उस ऑब्जेक्टिव की ओर काम कर रहा होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको अचीव कर सके। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ये वेल डायरेक्टेड होते हैं, प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज होते हैं, डेलिबरेट होते हैं, अनहरिड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं ना, ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, बहुत आराम से हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करते हैं, देन उसकी सोल्यूशन की ओर फोकस करते हैं। देन नेक्स्ट इज हमेशा ये दूसरों की, आप बोल सकते हो कि लाइक दूसरों की जो बोलते हैं ना मेंटालिटी या फिर उनका व्यू क्या है किसी चीज़ को लेके, उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको केयरफुली रिकॉर्ड करें एंड रिपोर्ट करें एंड उसके पॉइंट्स बनाते जाए कि हाँ ये चीज़ है, इनने ऐसे बोला, इनके ये है और इसके पीछे रीजन्स ये है, तो उसको डिटेल्स में एनालाइज करना। ठीक है, देन द लास्ट वन इज़ जब कंडक्ट करवाए, मतलब जब रिसर्च होती है ना, तो उसको वेल डिफाइन या फिर आप बोल सकते हैं एक प्रॉपर प्रोसीजर उसके लिए बनाया जाता है ताकि वो सही तरीके से उसका रिजल्ट निकल सके। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आते हैं पर्पस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पे। तो सबसे पहला पर्पस है जनरेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को जनरेट करना। मतलब रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ऑलरेडी पहले से जो नॉलेज प्रिवेल कर रही है, उसमें नए नॉलेज को उसमें चेंजेस लेके आना और नई उसमें ऐसी चीज़ें लेके आना कि उस बेटरमेंट के लिए काम कर रही है वो। ठीक है, मतलब एक प्लान्ड और कंडक्टेड वे में होगी, मतलब वे उसका बहुत फॉर्मल और बहुत ही तरीके से किया जाएगा, बट हाँ आप ओवरऑल फोकस आपका है कि आप नॉलेज जनरेट कर रहे हो, उसमें बेटरमेंट लेके आ रहे हो। देन द सेकेंड इसका जो पर्पस है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज़ है ये कि अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसको सॉल्व करने के लिए ही हम रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। देन द थर्ड इज़ एक्शन इन स्पेसिफिक सिचुएशन, कि रिसर्चर को हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी चाहिए कि जो
प्रॉब्लम का नेचर है ना, कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, उस पे डिपेंड करता है कि सल्यूशन कैसा होना चाहिए। आप हर चीज़ के लिए एक फ़िक्स सिनेरियो नहीं फिक्स कर सकते हो कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन इसी तरीके से निकल सकता है। नहीं, हर प्रॉब्लम का जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग उसका सल्यूशन भी डिफ़र करता है, ठीक है। तो उसके डिफरेंसेस को दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट पर्पस इज़ ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स। अब ना, ताकि हमारे जो यंग रिसर्चर्स हैं, जो नए नए आ रहे हैं, ठीक है, वो उनको सीखने को मिले, उनको अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड हो सके कि हाँ ऐसे करते हैं रिसर्च। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग एक टाइप का प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब इनके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट होनी चाहिए। ओब्वियसली एक पर्सन अगर रिसर्च कर रहा है तो वो उसकी माइंड वैसी होनी चाहिए कि वो बहुत सारे सवाल पूछ पा रहा है, उसके मतलब उस पर क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहा है, सिस्टमेटिक वे में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल आप ये कह सकते हो। देन अगर हम इसकी स्कोप की बात करते हैं, स्कोप ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस की, तो पहला है एजुकेशनल फ़िलॉसफी। अब आपको अगर पता होगा तो फ़िलॉसफी ऐसा ब्रांच माना जाता है जो कि खोजता है ट्रुथ को या नॉलेज को, ठीक है, मतलब इन सर्च ऑफ। उसको बोलते हैं ना कि ज़्यादा फ़िलॉसफी मत झाड़, जब वो बहुत ही डीप ऐसी बातें कर रहा होता है, तो काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च ना ये ट्राई करती है कि वो री इन्वेस्टिगेट कर सके जो हमारी नॉलेज की जो रेलिवेंस है। जैसे कोई नॉलेज पहले से एग्जिस्ट करती है, अब उसको री इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी हम बता सकते हैं ना कि हाँ ये चीज़ें प्रॉपर है, ये चीज़ें सही है। जब हमारी ये लाइन आई थी कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने रिसर्च करी, राइट। हम सुबह जागे होंगे एंड देन हम प्रॉपर फोकस कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है बहुत सारी टूल्स का यूज़ करके उसको फोकस कर रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हम री इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो हमारी ऑलरेडी नॉलेज है उसका जो रेलिवेंस है वो मतलब सही है या नहीं है। देन द नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो कि सोसाइटी या कम्युनिटीज़ से डील करती है, उनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं उसकी बात करती है। तो यहाँ पे एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मतलब है जो भी सोशल प्रॉब्लम होती है, या आप बोल सकते हो जो सोसाइटी में प्रिवेल करने वाले लोगों की प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेकर। चाहे स्पेशली हम माइनॉरिटीज़ को देखते हैं, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ है जो माइनॉरिटीज़, चाहे वो वुमेन हो, माइनॉरिटीज़ हो, ST SC, तो जो भी माइनॉरिटी सेक्शन है उनको क्या प्रॉब्लम होती है एजुकेशन को मतलब क्या अवेल करने में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को, इसकी बात करता है, ठीक है। देन आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। अब साइकोलॉजी का मतलब है मेंटल चीज़ें, ठीक है, दिमाग से। अब इसके अंदर में जो भी इंडिविजुअल के डिफरेंसेस होते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनकी लर्निंग स्किल्स कैसी है, वो कितना सीख पाते, किस तरीके से सीख पाते, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को उसके अकॉर्डिंग सिखाया जाए ताकि वो सीख भी ले और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। मतलब कई बार हम होता है अगर वो प्री डिफाइंड मैनर में हम सिखाते हैं ना, तो बच्चे सीख नहीं पाते कि यार क्या है यार, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा, वैसी वाली चीज़ें आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों की मेंटालिटी को देखो एंड देन उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट आता है टीचर एजुकेशन में। अब टीचर एजुकेशन का मतलब है ये जो भी टीचर्स की प्रॉब्लम होती है ना, चाहे वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें या हमारा मतलब एजुकेशन को कंटिन्यू करने का, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी है, या वो टेक्नोलॉजी का कितना प्रॉपर वे में यूज़ कर पा रहा है टीचिंग मेथड में, ठीक है, कि कितना सही तरीके से वो ट्रेंड, या फिर आप बोल सकते हो कि ओवरऑल एक ट्रेंड टीचर है वो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या फिर जब भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो मिसयूज़ सबसे पहले उसका होता है, ठीक है। ये चीज़ें एक यूनिवर्सल लॉ बन चुकी है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका मिसयूज़ होगा। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि कोई मिसयूज़ ना हो, इसका प्रॉपर यूज़ हो सके बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। जो हमारी इवैल्यूएशन की प्रोसेस होती है एजुकेशन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो जो भी इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर है, वो हिंडर नहीं कर रही है किसी चीज़ को, या ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कैसे भी कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी हमारा जैसे कि आजकल के टाइम में भी जो हमारे एग्ज़ाम का भी जो प्रोसीजर होता है या किस तरीके से पेपर चेक होते हैं, हमारे मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लाइक होता है ना कई सारे जगहों पर ऐसा होता है कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स देते हो हैंड राइटिंग के, आपका जो फिज़िकल लेवल पे जो मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में जो मिलते हैं उसके भी मार्क्स ऐड
ऐड ऑन करते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चा मोटिवेट भी हो सके, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है कि लाइक कई लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता वो रेगुलर स्कूल अटेंड कर पाए, तो इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन पे फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए राइट कि डिस्टेंस एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, तभी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो राइट। तो इसलिए इस फील्ड में भी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एजुकेशन। अब यहाँ पे जैसे कि हमें कंपेयर करना होता है कि हमारे फॉर सपोज हम इंडिया के एग्जांपल ले तो हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है हमारे एजुकेशन का, एंड देन बाहर की कंट्रीज़ में अदर कंट्री चाहे कोई भी हो, रशिया, जापान, यूएसए या वॉट एवर, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी एजुकेशन सिस्टम क्या है, और अगर वो हमसे बेटर है तो वो बेटर किस वे में है, वो हम किस तरीके से अपने में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक इंस्टीट्यूशन की भी बात करते हैं कोई भी, ठीक है, तो अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है और उसकी जो भी पीरियड्स वगैरह कि कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, कब फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवानी है, कब स्पोर्ट्स रखने हैं, किस टाइम पे कंपटीशन रखना है, क्विज़ेस रखने हैं ताकि बच्चे सीख सकें, तो ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चा और ज़्यादा मतलब फुल फोकस्ड वे में डेवलप कर सके, वो बोलते हैं ना ओवर डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका जो प्रोसेस है कि किस तरीके से एजुकेशनल रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है, तो सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को पहले जानो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप प्रॉब्लम को जानोगे ही नहीं, आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन की तो बात ही नहीं आएगी राइट। सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना इंपॉर्टेंट है, तो ये है। देन नेक्स्ट इज रिव्यूइंग द लिटरेचर, मतलब जो भी हमारे सोर्सेस है जहाँ पे रेलिवेंट ऑलरेडी पहले से वो चीज़ें हैं, मतलब उस प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, उसको रिव्यू करना कि ये प्रॉब्लम को किस तरीके से हमें बताया गया है, क्या है इसके अंदर में, वो आइडेंटिफिकेशन वाला फेज़ होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डिज़ाइनिंग अ स्टडी। अब इसके अंदर में जो भी रिसर्च के आपके क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, आपके रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हाइपोथेसिस हम करते हैं ना कि हाँ मेन एक थेसिस बना दिया, थेसिस स्टेटमेंट जो कि पूरे क्लैरिटी देगा उसमें। तो इन सारी चीज़ों पे काम करना, मतलब यहाँ पे हम क्लियर कट प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हमें एक फील्ड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे जाके और उसको कंडक्ट करवाना है। सैम्पल्स पे फोकस करते, पॉपुलेशन पे फोकस करते, टूल्स पे फोकस करते, मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि किस तरीके से आपको रिसर्च करनी है। देन नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है उसको एनालाइज करते हो प्रॉपर वे में और उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसमें चेंजेस क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, पुराने टाइम में रिक्वायरमेंट या टाइम कैसा था, उस टाइम की डिमांड क्या थी, अभी के टाइम पे डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ों को फोकस करते हुए हमें डाटा को इंटरप्रेट करना है या डीपली एनालाइज करना है। देन नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग रिसर्च, मतलब जो रिपोर्ट राइटिंग होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इनफैक्ट बहुत स्किल रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे, आप जब प्रॉपर एनालाइज करते हो सारी चीज़ें तो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है या एक स्टाइल होता है जिसके वे में आपको वो रिपोर्ट करना होता है, मतलब उसके बारे में डिटेल्स एक रिपोर्ट राइटिंग बनाना होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अंदर में आप पर्सनल बायसेस पे फोकस नहीं कर सकते कि किसी की अपनी पर्सनल चीज़ है ना, वैसा नहीं होता, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं कर सकते, उसको अवॉइड किया जाता है और बहुत ही सिस्टमेटिक और सिंपल वे में उसको बनाया जाता है ताकि हर कोई उसको समझ सके। ऐसा नहीं कि बहुत सारे जार्गन्स यूज़ कर दिया, कुछ भी आप स्लैंग्स यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ें अलाउ नहीं होती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो इसके अंदर में सबसे पहला होता है पर्पस बेस्ड, ठीक है, ये पर्पस बेस्ड होते हैं एजुकेशनल रिसर्च। अब इसके अंदर में जो पर्पस बेस्ड एजुकेशनल रिसर्च है इसकी 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला है फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। अब इसके अंदर में जनरली जो भी हमारा होता है ना नॉलेज, ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी उसकी हुई है या नहीं, या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुई है या नहीं, ठीक है, जो भी हमारे नए मतलब आप बोल सकते हो कि नई नॉलेज हो, उसके अंदर में एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करी गई है ना, तो उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। एक कंट्रोल्ड या फिर आप बोल सकते हो जो भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको लैब में हम टेस्ट करते हैं, ठीक है।
आप बोल सकते हैं एक कंट्रोल सिचुएशन होता है। ऑब्वियसली लैब में एक कंट्रोल सिचुएशन होता है ना, आप एक एरिया के अंदर में उस रिक्वायर्ड मटेरियल के साथ उस पर रिसर्च करते हो। तो ये है। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। अब ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाई जाती है, नॉर्मल रिसर्चर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो हमारे पास होती है ना, उसके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे होते हैं। फॉर सपोज हमारे कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन्स वगैरह बनाने थे ना, तो वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, इसके लिए। तो ये एक नेचुरल सेटिंग में होता है, मतलब लैब में आप नहीं बोल सकते कि फुल्ली लैब में होता है, नेचुरल सेटिंग्स में ये कंडक्ट करवाई जाती है। इसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही इम्प्रूव तरीके से होता है, बेटर वे में होता है। और इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेडिसिन की बात करोगे, बहुत सारे फील्ड होते हैं इसके, वास्ट फील्ड होते हैं, लाइक सोशियोलॉजी फील्ड होती है, साइकोलॉजी होते हैं, मैनेजमेंट होता है। ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात होती है इसके अंदर में, ठीक है। मतलब नॉर्मली जो ट्रेंड साइंटिस्ट कंडक्ट करवाते हैं वैसे। देन आता है एक्शन रिसर्च पे। तो ये करवाया जाता है एक ऐसे पर्पस या ऐसे इंटेंट के साथ कि आप एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस होती है टीचर्स की, ठीक है, उसको एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी के थ्रू उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सको, बेटरमेंट ला सको, ठीक है। आप बोल सकते हो हैंड्स ऑन जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, हमारे स्कूल इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ जो हमारे डे टू डे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो उसके सल्यूशन की ओर फोकस कर रहे होते हैं। तो ये तीन इसके अंदर में था, ठीक है। देन आता है डेटाबेस पे। तो डेटाबेस रिसर्चर्स यहाँ पे नॉर्मली वो बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, जो भी बेसिक क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कराया जा सकता है, या फिर क्या होगा अगर ये कंडीशन को हम छोड़ दें, अगर इस पे इसकी सल्यूशन सर्च ना करें तो कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, और क्यों ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन को। और इनके अंदर में दो कैटेगरी होते हैं, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके बारे में डिटेल्स टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, हमने पहले के चैप्टर्स में भी करे हुए हैं। इसलिए क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी में नंबर्स में मेज़र हो सके वैसे रिसर्च होते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, ऐसे वेरिएबल्स पे फोकस करते हैं जिससे हमें जान सके, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव वे में होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे चैप्टर में ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आंसर कर देंगे आपको। एंड आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। होप यू डू वेल। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।